Welcome everybody to my session on force and pressure. This is the chapter 11 of class 8. We have already discussed what is force, then the effect of forces on the object in our previous two sessions, and today this is the third session for this chapter, and what we are going to discuss is types of forces. So let us start the discussion. Types of forces में हम पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. फोर्स दो तरह के होते हैं, एक है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. सबसे पहले हम शुरू करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स के साथ. For contact force, interaction between object is necessary. Force that comes into action after the interaction between the object is called contact force. Contact force works on the point of contact. इसका मतलब क्या है? जब कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच इंटरेक्शन होता है, दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आने के बाद ही एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है और दूसरा ऑब्जेक्ट फोर्स को रिसीव करता है, तब उस तरह का फोर्स को कहा जाता है कांटेक्ट फोर्स. तो ये फोर्स कैसे काम किया? जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आए. That's why the name is contact force. Okay? तो ये फोर्स कहां पर काम करेगा? This force can work on the point of contact. जिस पॉइंट पर कांटेक्ट में आ रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट, उसी पॉइंट पर आपका फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो काम करेगा. फॉर एग्जाम्पल, पुशिंग ए कार, हिटिंग द बॉल, किकिंग ए बॉल, ये सारे एग्जाम्पल्स है कॉन्टैक्ट फोर्स. हम अगर किसी कार को पुश कर रहे हैं, हम दूर से रह के विदाउट टचिंग द कार वी कैन नॉट पुश द कार. कार को पुश करने के लिए हमको टच करना पड़ेगा कार को, और दैट इज कॉल्ड द इंटरेक्शन बिटवीन कार एंड आवर हैंड. उसी तरह हीटिंग द बॉल, बॉल को अगर हाथ से हीट करना है तो हम हाथ से बॉल को टच करना पड़ेगा, तभी हम फोर्स अप्लाई कर पाएंगे बॉल के ऊपर. तो ये बॉल और हमारे हाथ के बीच इंटरेक्शन होगा. उसी तरह किकिंग ए बॉल, हम अपने पैरों से बॉल को किक कर रहे हैं, तो दोनों हमारा बॉल जो है और जो लेग है दोनों कांटेक्ट में आते हैं. सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स. तो ये कांटेक्ट फोर्स again of different types. This can be muscular force or friction force. Okay? Contact force दो तरह का हो सकता है, muscular force and friction force. तो अभी हम देखेंगे what is muscular force. Force due to the action of muscle is called muscular force. We can say force resulting because of action of muscle is called muscular force. Okay? So ये जो फोर्स है मस्कुलर फोर्स हम कब बोलेंगे? जब हम किसी चीज के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो फोर्स हमारे मसल के द्वारा हो रहा है. दैट फोर्स इज अप्लाइड ओनली आफ्टर इंटरेक्शन विद द ऑब्जेक्ट. तो ये जितने सारे कांटेक्ट फोर्स है, हम बॉल को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? हमारे हाथ को हम मूव कर रहे हैं. हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट जो मूवमेंट हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मसल्स एंड द बोन्स. सो यहाँ पर जो कांटेक्ट में आ रहा है दो ऑब्जेक्ट, यानी हमारा हाथ किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ रहा है, उसको ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है और
उस फोर्स की वजह से उसका आइदर शेप चेंज हो रहा है या फिर उसका मोशन चेंज हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ आवर मस्कुलर मूवमेंट. सो सच टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने दिया है, when we push the object like school bag or lift the bucket of water, we use the muscular force. अब बोलते हैं ना कि अगर बकेट बहुत भारी है, बहुत ज्यादा पानी है, बच्चे उठा नहीं सकते, कुछ बच्चे उठा सकते हैं. इसका मतलब आपका जो मस्कुलर फोर्स है, आप अगर उठा नहीं पा रहे हैं, मतलब आपका जो मस्कुलर फोर्स है दैट इज नॉट सफिशिएंट टू लिफ्ट द बकेट ऑफ वाटर. लेकिन आप ही के क्लास के कोई दूसरा बच्चा उस बकेट में जो पानी है उसको उठा सकता है. इसका मतलब उसका जो मस्कुलर फोर्स है दैट इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द फोर्स यू हैव अप्लाइड. आपने जितने फोर्स क्रिएट किया आपके मसल के द्वारा, उससे कई ज्यादा फोर्स उसने क्रिएट किया, इसीलिए वो बकेट ऑफ वाटर को उठा सकता है. उसी तरह स्कूल बैग उठा के कुछ बच्चे थक जाते हैं, कुछ बच्चे आसानी से उठा लेते हैं. ये भी उनके मसल्स के ऊपर डिपेंड करता है, पीठ का मसल, हाथ का मसल, इसकी वजह से हम स्कूल बैग को उठा सकते हैं. तो जिसका जितना मस्कुलर फोर्स ज्यादा होता है, स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होता है, उतना भारी बैग वो उठा सकता है. उस तरह आप देख सकते हैं कि ये सारे जो मस्कुलर फोर्स है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द ह्यूमन बीइंग ओनली, दिस इज एप्लीकेबल फॉर द एनिमल्स ऑल्सो. आपने देखा होगा बुलक काट को खींचता है या फिर घोड़ा टांगे को खींचता है. तो ये कैसे खींचता है? बिकॉज ऑफ देयर मस्कुलर फोर्स. ठीक है. सो ऑल लिविंग बीइंग्स कैन अप्लाई द मस्कुलर फोर्स टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यहां आप देख सकते हैं दो एग्जाम्पल है. यहां आप देख सकते हैं अच्छी तरह, यहाँ पर क्लियरली यू कैन सी दैट एक गेम होता है ना कि एक रस्सी को एक बीच में लाइन खींचा जाता है, कौन किस तरफ खींच सकता है. तो यहाँ पर आप देखो सब लोग, यहाँ दो टीम है, उस तरफ एक ग्रुप है, इस तरफ एक ग्रुप है, और दोनों रस्सी को खींच रहे, एक दूसरे को खींच रहे. तो जिसका यहाँ सब लोग अपना मस्कुलर फोर्स अप्लाई करे, तो दिस इज ए कॉन्टेक्ट फोर्स. हाउ? देखो सबका हाथ जो है कॉन्टेक्ट में है, रस्सी का कॉन्टेक्ट में है, और सब लोग फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं. तो जिस ग्रुप का ज्यादा फोर्स के साथ रस्सी को खींचेंगे, तो उस तरह दूसरे ग्रुप को वो खींच के ले जाएंगे. इस तरह मैंने बताया कि एनिमल्स भी मस्कुलर फोर्स यूज करते हैं. जैसे आप देख सकते हो यहाँ जो बीम है आपका, जो ये टांगे का या काट का जो बीम है, वो बीम को इसके दोनों जो बुलक है उसके शोल्डर के ऊपर रखा गया है, एंड दे आर नाउ मूविंग. तो इसका जो भारीपन है जो बीम का, और ये जो पूरा भार का जो पूरा जो वेट को वो बियर कर रहे हैं किसके ऊपर? अपने कंधे के ऊपर. सो ये पॉसिबल क्यों है? बिकॉज ऑफ द मस्कुलर फोर्स, the muscular strength of the animals, and because of their muscular force only they are able to pull the cart or the device, or the you can say the bullock. Okay, now we'll discuss the friction force. The forces of friction arises between the surface of two objects. आपको friction देखो, हम चलते कैसे हैं? जब हमारे पैर और चट्टान के ऊपर फ्रिक्शन होता है तभी हम चल पाते हैं. तो ये फ्रिक्शन कब होता है? जब दोनों कांटेक्ट में आते हैं. तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेस बिटवीन द सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट and its direction is always opposite to the direction of motion. ये समझना बहुत जरूरी है बच्चों. अगर फ्रिक्शन मतलब क्या है? जो आपका क्या होता है, जो ग्रिप बनाए रखता है. फ्रिक्शन आपका जो सरफेस के ऊपर आप चल रहे हैं और आप
आपके पैर के बीच एक ग्रिप बना के रखता है। तो जो सरफेस जितना, जो चट्टान जितना रफ होगा, आपका फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा। तो अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता? आप क्या होते? अब चलने के टाइम आप क्या होते? स्लिप हो जाते, गिर जाते। इसीलिए ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स याद रखो ये बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। आप जिस दिशा में जाना चाहते हो, जा रहे हो, मूव कर रहे हो, उस डायरेक्शन का ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। अदरवाइज क्या होता? आपका पैर स्लिप हो जाता और आप गिर जाते। जब स्लिपरी होता है कोई चट्टान तो वहां पर फ्रिक्शन कम होता है, इसलिए आप स्लिप कर जाते हो या गिर जाते हो। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन कब होता है? जब दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं, आपका पैर या आपका शूज और जो चट्टान है जिसके ऊपर आप चल रहे हैं, ये दोनों कांटेक्ट में आने पर फ्रिक्शन होता है। सो दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स, जो कि हमेशा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है और it controls the movement of any object. Force of friction comes into action only after interaction between two objects. Thus, it is a type of contact force. जो मैंने अभी आपको बताया कि फ्रिक्शन फोर्स तभी काम करेगा जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आएंगे। यहां आप देख सकते हैं, आप यहां देख सकते हैं, ये देखो, ये शूज है, ये एक आदमी का पैर है जो कि दौड़ रहा है। ठीक है, तो जब ये दौड़ रहा है तो यहां पर आपका देखो, यहां दिस पोर्शन ऑफ द शू इज इन कांटेक्ट विथ द सरफेस, ये सरफेस के कांटेक्ट में है। यहां पर ये जो फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, ओके, एंड इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द पर्सन। यहां घिस रहा है, आपका जो जूता है वो घिस रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे आपका साइकिल में या फिर किसी व्हीकल में उसका जो फ्रिक्शन होता है, घिस जाता है, जो उसको कम करने के लिए हम तरह तरह के लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं, ऑयल यूज करते हैं, ग्रीस यूज करते हैं। ठीक है, तो due to force of friction between the surface of the ball and the ground that brings the moving ball to rest. ये भी आप देखो, जब बॉल किसी चट्टान जो कि स्लैंटिंग है, वहां पर बॉल और सरफेस के बीच फ्रिक्शन कम होता है, इसलिए बॉल बहुत तेजी से मूव करता है। लेकिन हम अगर चट्टान को प्लेन बना देंगे तो बॉल कुछ देर जाने के बाद रुक जाएगा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज प्लेन जब होता है, स्ट्रेट होता है जब सरफेस, तब क्या होता है? फ्रिक्शन ज्यादा होता है और बॉल रुक जाता है। सो द मूविंग बॉल कैन बी ब्रॉट टू रेस्ट। इट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड। Another example is when we stop paddling a bicycle, it gradually slow down and finally comes to stop due to the force of friction. हम साइकिल चला रहे हैं, अभी हमने क्या किया? पैडलिंग करना छोड़ दिया। उसके बाद हम देखते हैं साइकिल कुछ देर जाता है, कुछ दूर तक जाता है, फिर रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साइकिल का हम जब पैडल मार रहे हैं तब क्या होता है? हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और हमारा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, जो ग्राउंड और जो टायर के बीच जो फोर्स है उससे ज्यादा है, इसीलिए साइकिल आगे बढ़ रहा है। लेकिन हमने जब पैडलिंग करना बंद कर दिया, यानी हमने फोर्स देना बंद कर दिया, तब क्या होता है? अभी जो फ्रिक्शनल फोर्स है टायर एंड चक्के का जो टायर होता है और ग्राउंड के बीच फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हो जाता है और साइकिल धीरे धीरे रुक जाता है। अभी हम देखेंगे जो दूसरा टाइप ऑफ फोर्स, सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स, दैट इज नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स।
मतलब यहाँ पर द फोर्स विल एक्ट अपॉन द अदर ऑब्जेक्ट विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे, लेकिन दे affect, the force will affect the other object. So force due to without interaction between two object is called non-contact force. कोई इंटरेक्शन नहीं है दो ऑब्जेक्ट के बीच, कोई कांटेक्ट नहीं है। इसका एग्जाम्पल है ए मैग्नेट कैन पुल एन आयरन नेल फ्रॉम ए डिस्टेंस। आप मैग्नेट रखो, कुछ दूरी पर आयरन नेल्स, छोटे छोटे आयरन नेल्स रख दो या फिर आयरन के पाइप्स रख दो, आप देखो वो खींचता हुआ वो अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेट और आयरन दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, हमने कुछ दूरी पर मैग्नेट को रखा, लेकिन here some force is acting because of which the iron nails are moving towards the magnet. So this is a magnetic force. So the magnetic force is a non-contact force. Okay. Similarly, electrostatic force and gravitational force are examples of non-contact force. अभी हम magnetic force, electrostatic force and gravitational force अलग-अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स। आप यहां देख सकते हैं, ए मैग्नेट कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विथ इट। आप जानते हो मैग्नेट का सेम पोल ऑफ द मैग्नेट रिपेल ईच अदर। आप यहां डायग्राम में देख सकते हो, ऊपर वाला डायग्राम में मैग्नेट का सेम पोल रेड कलर है, सो इट शोज दैट इट इज सेम पोल। तो सेम पोल होने की वजह से एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अपने तरफ नहीं खींच सकता, तो एक मैग्नेट से दूसरा मैग्नेट दूर भागता है। लेकिन यहां पर आप देखो ऑपोजिट एंड ऑफ द मैग्नेट, ये मैग्नेट का ऑपोजिट एंड है, एक साइड ब्लू है एक साइड रेड है। सो आप जानते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है हर मैग्नेट का। अगर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को हम फेस करके रखेंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और वो जो मैग्नेट है वो खींचता हुआ दूसरे मैग्नेट की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर दो मैग्नेट कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी एक दूसरे को खींच रहे हैं अपने तरफ। सो दिस इज ए नॉन कांटेक्ट फोर्स। ओके, नेक्स्ट हम अभी देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप यहां देख सकते हैं, when a charged body exerts a force on another charged or uncharged body is called electrostatic force. Okay, जनरली आपका एक चार्ज्ड बॉडी एक अनचार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। जैसे एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट्स ए नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी एंड रिपेल्स ए पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे यहाँ पर हमने एक ये टेबल है, टेबल के ऊपर एक रस्सी से हमने यहाँ पर लटका दिया एक रिफिल को, ठीक है। दूसरे रिफिल को हम क्या करेंगे, अपने हेयर में उसको क्या करेंगे, घिसेंगे। घिसने के बाद उसके पास अगर हम ले जाएंगे, ये जो है यहाँ मान लो हमने कोई रिफिल रखा या फिर पेपर का एक स्ट्रिप रखा, देन दैट विल मूव टुवर्ड्स दिस रिफिल, ये रिफिल की तरफ मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक पॉजिटिवली चार्ज है एक नेगेटिवली चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, जबकि ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, दोनों के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सो इट इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकॉज हियर द बॉडीज आर चार्ज्ड, द चार्ज्ड बॉडीज आर आइदर अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग ईच अदर। तीसरा है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। Gravitation force is exerted by the earth, moon, sun and other planets to others. Earth and other planets attract all objects towards them. Since earth attracts all objects even without coming in contact
Thus gravitational force is a नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दूंगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा। आप जानते हैं कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। When we release an object from a height, it falls over the ground because of gravitational attraction of earth. आप एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं, हमने फोर्स अप्लाई किया इसलिए बॉल थोड़ा ऊपर चला जाता है, जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ऊपर जाएगा, बट फिर वो बॉल ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, फिर वो नीचे गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे अर्थ का एक फोर्स होता है जिसकी वजह से अपने तरफ हर चीज को खींच लाता है, एंड दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। सो अभी बॉल को हमने जब फेंक दिया ऊपर, तो अभी अर्थ के सरफेस के साथ बॉल का कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन अर्थ का कुछ फोर्स ऐसा है जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन वो बॉल को अपने तरफ खींच रहा है। आपने ये देखा, आपको सबको पता है एप्पल एंड आइंस्टाइन का स्टोरी सबको मालूम है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब फल गिरता है ट्री से तो नीचे की तरफ गिरता है, ऊपर की तरफ नहीं जाता। सो हर चीज हम अगर इसके ऊपर सीधा चल रहे हैं या बैठ रहे हैं सरफेस के ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर, दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर पेड़ के ऊपर था, फ्रूट जो है पेड़ के ऊपर था, तो फ्रूट और जो सरफेस है अर्थ का सरफेस, उसके बीच कोई कांटेक्ट नहीं था, कोई इंटरेक्शन नहीं, फिर भी पेड़ से जब फल गिरता है तो नीचे की तरफ ही जाता है, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। So I hope the different types of forces are very much clear to you. The concepts are very much clear. और मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, आप भी ऐसे कुछ एग्जाम्पल को गैदर कर सकते हैं, और कहीं भी कुछ भी देखेंगे तो आप अपना जो नॉलेज गेन किया उसको अप्लाई कीजिए, और उसको किस जगह पर किस तरह का फोर्स अप्लाई हो रहा है आप उसको क्लासिफाई कीजिए। आप इसको अपना होमवर्क भी समझ सकते हैं। तो एक साइंस स्टूडेंट जब साइंस पढ़ता है तो साइंस पढ़ने के बाद हमको उस नॉलेज को हर फील्ड में अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि ये जो कंसेप्ट मैंने इस सेशन में पढ़ाया सबको समझ में आया होगा। तो हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा कमेंट दे दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में हर क्लास के लिए वीडियो बना रही हूँ। 9th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए, 11th बायोलॉजी एंड 12th बायोलॉजी के लिए भी वीडियो बना रही हूँ, जो कि आपको फ्यूचर में जाकर बहुत हेल्पफुल होगा। तो आपने वीडियो देखा, इसीलिए आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम कल इसी टाइम पर इसी प्लेटफॉर्म में फिर से मिलेंगे विद द टॉपिक प्रेशर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।